हाँ जी। क्लास शो हो रही है, स्क्रीन शो हो रही है आपको? चलो ठीक है। Okay, then now we start our the last class regarding the international law. Till now we covered the every aspect regarding the international law. कैसे आया, कहाँ फॉर्म हुआ, सब्जेक्ट मैटर्स, देन द ऑल ट्रीटीज, फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एवरी एस्पेक्ट्स, एवरी ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन. Last scenario in our last class we are go through with the human right, कि भाई ह्यूमन राइट की बेसिस पे यूएन में क्या क्या वर्क हुआ. ऑलरेडी आई थिंक इन एनवायरमेंट लॉ सीरीज वी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ. अपार्ट फ्रॉम दैट ह्यूमन राइट इन इंडिया, इफ आई डिस्कस अबाउट द इंडिया, तो वी हैव द कंसेप्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट. दैट राइट गिव द all clarifications and the enforceability to the human rights. In last we just we go with the UN concept regarding the human right, कि भाई यूनाइटेड नेशन ने कैसे ह्यूमन राइट को इवॉल्व करा और प्रेजेंट सिनेरियो में सारे इंटरनेशनल नेशंस के लिए ह्यूमन राइट को कैसे इंपॉर्टेंट बनाया और क्या उसकी सीरीज रही. तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट. गेट इट? तो पहले भी हमने बताया कि भाई देखो, एक तो होता है राइट, इट्स ओनली अबाउट द राइट, कि भाई हमारे पास कुछ अधिकार है जो जरूरी है, ठीक है. राइट्स में से कुछ वो राइट जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, बेसिक है, कि भाई इनके बिना तो ह्यूमन डेवलपमेंट हो नहीं सकता. और डेवलपमेंट भी कौन सा? ऑल साइड डेवलपमेंट. ठीक है, तो उस राइट्स को हम ह्यूमन राइट्स बोलेंगे. और व्हेन दैट ह्यूमन राइट्स गेट द इन्फोर्सिबिलिटी, get the legal enforceability, legal sanctions from a sovereignty, legal sanctions from a any country, then it become the fundamental right for like India. इंडिया ने इन्हीं ह्यूमन राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल सैंक्शंस दिया, तो उसके बाद ये फंडामेंटल राइट में कन्वर्ट हो गए. तो वी कैन बी सेज दैट द फंडामेंटल राइट इज द एक्स्ट्रा वर्जन ऑफ द ह्यूमन राइट. अब ह्यूमन राइट्स बहुत सारे हैं, उनमें से जिन जिन राइट्स को हमने अपने यहाँ इंपोर्टेंस समझ के लीगली इन्फोर्स करा, दैट बिकम द फंडामेंटल राइट फॉर अस. तो इफ आई डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट्स आर द राइट इनहेरेंट टू द ऑल ह्यूमन बीइंग. इट सेज दैट द दीज आर दोज राइट विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट टू द ह्यूमन बीइंग. वी आर नॉट गिव एनी स्पेशल थिंग विद द ह्यूमन कि हमने ही उन्हें दिया, पहले ही था. we just manifest that right, we just clear with that right, and we just try to be give the better distinctions to that right. कि अब तक जो हम बातें कर रहे हैं कि ये है नहीं है, इसको है उसको नहीं है, पहले भी क्या था कि भाई कुछ सुपीरियर लोगों को था, या फिर जो कास्टिज्म बेस पे जो अपर कास्ट के थे उनके पास था, या फिर सेक्स बेस्ड पे मेल के पास था. उन सब चीज़ों को ख़त्म करके हमने ये माना कि ह्यूमन राइट इज़ अ दैट राइट विच आर प्रोवाइड टू द ऑल ह्यूमन बींग regardless of the race, sex, nationality, ethnicity, language, religion and any other status. It doesn't matter what's your status, it doesn't matter what's your position in a society. You are the human being, definitely you have the human rights. Get it? Now we come with the UN Charter or human right. UN do the so many things with the human right. तो UN की very first formations के साथ ही they started to work with the human right. They started to give the कंसेप्ट एंड द बेसिक इवोल्यूशंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स. और उस स्टार्टिंग में ही उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को फॉर्म करा, उन्होंने जाना. इन लास्ट दे मेक द यूएन चार्टर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर. ठीक है, सॉरी, वी आर फर्स्ट कम विद द यूएन चार्टर. थोड़ा सा एक मिनट रुकना. यूएन चार्टर की, इफ यू रिमेंबर दैट यूएन चार्टर वो था जिससे हमने यूनाइटेड नेशन को फॉर्म करा कुछ एस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग. ठीक है, हमने कोई यूएन चार्टर बनाया और हमने एक कन्वेंशन में कंफर्म करा कि नाउ वी मेक द यूनाइटेड नेशन इन 1945. दैट यूएन चार्टर गेट द सम कंसेप्ट ऑफ द ह्यूमन राइट. अभी कंप्लीट ह्यूमन राइट नहीं आया, पहले भी कुछ कंसेप्ट आए ह्यूमन राइट्स के. तो उस कंसेप्ट को उन्होंने और थोड़ा इवॉल्व करा और एक बीच में 1945-46 के अराउंड इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ने दे गिव द सम स्पेशल राइट्स टू द स्टेटस ऑफ अ वुमेन. वुमेन्स के लिए उन्होंने कुछ स्पेशल राइट्स की बात करी और उनको जेंडर इक्वालिटी या फिर वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के साथ उन्होंने वुमेन्स के राइट्स को और ज़्यादा एनहेंस करा और उन्होंने सेक्स रेशियो को डिफाइन करना स्टार्ट करा वेरी फर्स्ट स्टेज. लेकिन जब वो और ज़्यादा उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करा, उन्होंने देखा कि यार ह्यूमन राइट्स की तो बहुत बुरी दुर्दशा है. इवन सो मैनी अंडर डेवलप्ड कंट्री आर नॉट
नॉट गिव कंसर्न टू डिस्कस अबाउट इट, उनका कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो उस पर डिस्कस भी करेंगे या फिर उसके लिए कोई मेथोलॉजी अडॉप्ट भी करेंगे, उनकी तो बेसिक नीड ही फुलफिल नहीं हो रही। या फिर जिनके पास अच्छे डेवलपमेंट रिसोर्सेज हैं वो अवेयर नहीं है, वह सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा है। Then the UN come on the new aspect regarding the Universal Declaration of the Human Right, UDHR जिसे हम बोलते हैं, Universal Declaration of the Human Right. It occurred in the 10th December 1948 in France. 1948 इन फ्रांस में UN ने सारी कंट्रीज के साथ असेंबल होके दे डिक्लेयर द सम ऑफ द ह्यूमन राइट, और उन्होंने कहा कि भाई ह्यूमन राइट तो बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम इवॉल्व होते भी रहेंगे, बट एटलीस्ट दीज आर द लिस्ट विच आर वी मेक्ड, विच आर वी डिक्लेयर्ड विद यू और विद योर सेल्फ, कि ये ह्यूमन राइट तो सबके साथ होने चाहिए। दैट्स वाई वी यूज द वर्ड ऑफ यूनिवर्सल, एंड इट्स द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन राइट, इट्स द यूनिवर्सल राइट, इट शुड बी कॉमन फॉर द एवरी नेशन। कोई नेशन ये नहीं कह सकता कि भाई इससे तो हम नहीं दे पाएंगे, या फिर ये हमारे फंक्शंस को, हमारे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को सपोर्ट नहीं करता है, उसके मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर है इसका। नहीं, ये तो राइट इस तरीके से बने हैं कि सबके पास होने चाहिए और किसी से उसका कोई कंट्राडिक्शन हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है इट्स मीन्स यू आर नॉट बी कंसर्न विद द सोशल वेलफेयर एंड द पब्लिक डेवलपमेंट। ठीक है, so that is the United Declaration of the Human Right. What you have to be do, you have to be, in my PDF in a Telegram group which I share with you, I give the series of section की, जैसे आर्टिकल 1 to 2 में डेफिनेशन लिबर्टी एंड इक्वालिटी के बारे में है, डिग्निटी के बारे में है, 3 to 5 में इंडिविजुअल राइट्स के बारे में है, 6 to 11 में आपके फंडामेंटल लीगलिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो यू हैव टू बी क्लियर विद दैट सिक्वेंस, वो सिक्वेंस आपको याद रखनी है for the match the following questions and the objective questions। अब इसमें एक चीज़ और देखना, जैसे कि अब मैं इसमें बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ की बात करूं, आर्टिकल 18 to 21, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ के रिगार्डिंग जो भी राइट्स आपको मिलेंगे ऑप्शंस में, तो उससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि जैसे सपोज कोई उन्होंने राइट दे रखा है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ और फिर क्या पूछा कि ये कौन से आर्टिकल से है, तो एक ऑप्शन है 19, एक है 25, एक है 1, एक है 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो हमें कोई भी नहीं पता, पर हमें इतना जरूर पता है कि भाई 1 और 2 तो इक्वालिटी और लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, 3 आपका इंडिविजुअल्स राइट के बारे में बात करता है कि एक एक व्यक्ति के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं, लाइक राइट टू लाइफ, राइट टू सर्वाइव, और 25 वाली जो सीरीज है वो इकोनॉमिक राइट्स के बारे में बात करती है, तो 19 होगा, और 19 वैसे भी 18 to 21 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, तो इसके बीच का होगा, तो वो चीज़ भी आपको याद रखनी है। गेट इट? After that formation, we also make the United Nations Human Right Council. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की हमने बात करी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ की, तो इसमें मैंने दे रखा है कि आर्टिकल 18 से 21 तक कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़ के राइट है। अब सपोज एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हो गया कि दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी विद द लाइफ, दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी विद द थॉट, कोई ऐसा वर्ड यूज हो गया। अब वो पूछा कि भाई ये कौन से आर्टिकल से है, और आर्टिकल 18 to 21 नहीं दे रखा, आर्टिकल 19 दे रखा, देन वी विल चूज इट। तो इससे हमारे माइंड में ये क्लिक रहेगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी के रिगार्डिंग कोई बात हो रही है तो 18 to 21 होगा, तो 18 to 21 जो मिलता है उससे हम चूज कर लेंगे। गेट इट? चलो, अब क्या हुआ, हमने ह्यूमन राइट का डिक्लेरेशन कर दिया, यूनाइटेड नेशन ऑलरेडी अब हमारे पास अवेलेबल है, वी आल्सो मेक अ सेपरेट काउंसिल फॉर इट। हमने यूनाइटेड नेशंस की के द्वारा ह्यूमन राइट के बेटर फॉर्मेशन और बेटर इन्फोर्समेंट के लिए एक काउंसिल क्रिएट करी विच वी कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। 47 नेशंस की एक असेंबली के थ्रू ये काउंसिल क्रिएट करी गई। जनरल असेंबली ने इसमें एक मेजर रोल प्ले करा इन लोगों को इलेक्ट करने में, और इलेक्ट हमने ये कैसे करे हैं, हमने जोग्राफिकल बेसिस पे मेंबरशिप डिसाइड करी है कि हमने अलग अलग जोग्राफी पे अलग अलग मेंबर्स का रेशियो डिसाइड कर रखा है। जैसे कि अफ्रीकन स्टेट से हम 13 मेंबर ले लेंगे, 13 पैसिफिक स्टेट से ले लेंगे, एंड 6 फ्रॉम द यूरोप, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप से 7, और अमेरिका और कैरिबियन स्टेट से हम 8 मेंबर ले लेंगे। तो these are the some of the selective members which are come from that geographical area, and then we make the committee of the 47 persons। ठीक है, और they have the 10 years, I think नहीं 10 तो नहीं है,
टर्म ऑफ 3 ईयर्स, हाँ यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, दे आर द सेलेक्टेड फॉर अ 3 ईयर्स, 3 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं, फॉर अ कॉन्सिक्यूटिव टर्म फॉर अ 2 टाइम, 2 बार आप लगातार इसमें सेलेक्ट हो सकते हो, उसके बाद आप रीइलेक्ट नहीं हो सकते। जैसे कि सपोज आज इलेक्ट हुए और 3 साल बाद फिर दोबारा से इलेक्ट होगी, तो एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर हो सकता है। ठीक है, चलो दैट इज द थिंग विद द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। अब नाउ वी कम विद द ऑब्जेक्ट, चाहे वो यूएनएचआरसी के ऑब्जेक्ट हो या फिर मैं कहूँ कि किसी भी ह्यूमन राइट काउंसिल का कोई भी ऑब्जेक्ट हो। So first of all, they are discussed with the human right. They are the cooperate with the human right. They are the monitoring the body. They promote them, help the all other countries, help to the implementation, help to the formation, help to the make the constitution, help to the make the legislative activity। कि भाई कोई कंट्री कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही कैसे मैं अपने देश में इन्फोर्स करूं, तो यूएनएचआरसी इसको हेल्प करेगी। कोई कंट्री कहती है कि मुझे ये क्लियर नहीं हो रहा कि कैसे मुझे ये इनेक्ट करनी है या फिर कैसे मुझे राइट आउट करनी है, कौन कौन से मेरी कंट्री के लिए अच्छे हैं, तो उसमें यूएनएचआरसी हेल्प करेगी। मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना, बॉडीज़ के साथ हेल्प करना, ट्रीटीज़ में करना, कस्टम को मॉनिटराइज करना, ऑल दैट थिंग आर बी अकर्ड बाय द यूएनएचआरसी फॉर द डेवलपमेंट द ह्यूमन राइट। द सिंगल ऑब्जेक्ट विद द यूएनएचआरसी इज दैट टू इनहेंस द ह्यूमन राइट विद द एवरीवन। जो लिस्ट हमने यूएन चार्टर में दी गई है वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है, वो इंक्लूसिव लिस्ट है। उसमें यूएनएचआरसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कि वो धीरे धीरे और ह्यूमन राइट्स को इनहेंस करे, बेटर करे, मोर स्पेसिफाइड करे। ठीक है, तो दैट इज द यूएनएचआरसी। नाउ वी गो विद द सम ऑफ द कन्वेंशंस रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स। आफ्टर द ऑल ऑफ थिंग्स देयर इज सो मेनी कन्वेंशन। अच्छा, एक चीज और है कि होता है ऑफिस ऑफ यूएनएचआरसी, ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, हाँ, अब ये क्या है कि देखो है एक, जैसे हमने कहा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट का काउंसिल है तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स ही है, इनका एक ऑफिस है। तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो हैं, जो ये 47 मेंबर जो मैंने यहाँ बताए, ये तो आपके एक तरीके से मेंबर्स होंगे जो डिस्कस करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इन चीज़ों को। अब उनके डिस्कशन के लिए डाटा देना, फीडबैक देना, उनको ऑब्जेक्टिव्स देना, उनको सारी वर्किंग अथॉरिटीज़ देना, उनके वर्क को स्मूथ कराने के लिए एक ऑफिस चाहिए, जिससे मैं तो सेक्रेटरीट रखते हैं जैसे इसी तरीके से एक ऑफिस है। तो ये उस ऑफिस का काम है, डिस्प्यूट को सुनना, मैटर को समझना, मैटर पे व्यू करना, सुपरवाइज करना, फीडबैक लेना लोगों का कि वैसे इस ह्यूमन राइट से क्या इफेक्ट है, क्या नहीं है, लीगलिटी तय करना, ड्राफ्टिंग करना, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। दैट इज़ द वर्क ऑफ द यूएन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट। गेट इट? United Office of United Nation High Commissioner for the Human Rights, that are specially made by the 20th December in 1993। ठीक है जी, चलो अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी बहुत सारे कन्वेंशन हुए और टिल नाउ आज तक भी हो रहे हैं। जब हमने ये राइट्स बनाए तो वी आर प्राइमरी कंसर्न अबाउट द सम ऑफ द इक्वालिटी, सेकुलरिज्म, लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल्चर, माइनॉरिटीज़ राइट, ओनली अबाउट दैट। धीरे धीरे हमने माना कि भैया जेंडर्स को भी राइट मिलने चाहिए, फिर हमने माना कि प्रोफेशनल्स लोगों के पास स्पेशल राइट होने चाहिए, फिर हमने माना कि फार्मर्स को और अलग से राइट देने चाहिए, फिर हमने ये भी माना कि जो सोल्जर्स हैं, जिनेवा कन्वेंशन है स्पेशली मेड फॉर द सोल्जर्स, कि भाई सोल्जर्स को, वार प्रिजनर्स को अलग से राइट मिलने चाहिए, दैट आर आल्सो ट्रीटेड एज द ह्यूमन बीइंग। एक्यूज्ड के राइट की बात होनी स्टार्ट हुई। सीन क्या हुआ कि जब तक हम एक सिनेरियो में थे, जब तक हमने मेल फीमेल की बात करी तब तक हम फीमेल्स को देने लगे। जैसे ही हमने कास्ट की बात करी फिर हमने माइनॉरिटीज़ को देना स्टार्ट करा कि भाई ये तो कास्टिज्म पे भी इनके साथ गलत हो रहा है। फिर हमने प्रोफेशनल पे उनको डिस्क्राइब करने लगे तो अलग अलग प्रोफेशंस को अलग से राइट, प्रिविलेजेस मिलने लगे। जैसे कि एक्यूज्ड को भी हमने यहाँ तक ये माना है कि भाई अगर कोई एक्यूज्ड है, अंटिल इट प्रूव गिल्टी यू कैन नॉट, इट्स अ इनोसेंट। जब तक कोई एक्यूज्ड गिल्टी प्रूव ना हो जाए वो इनोसेंट है। देन वी हैव टू बी बिहेव इन एज अ ह्यूमन बीइंग। उसको एज अ एनिमल ट्रीट नहीं करेंगे, एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करा जाएगा। दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द यूनाइटेड नेशन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो उसकी कन्वेंशंस का थोड़ा हमें ईयर्स के वाइज हमें याद रखना है कि फर्स्ट इंटरनेशनल, पहली एक तो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन द ह्यूमन राइट फॉर पॉलिटिकल राइट्स के लिए कोवेनेंट हुआ इन 1966। 1966 इट्स अकर फॉर द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है,
इसके अलावा एक आपका कन्वेंशन हुआ था इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स के लिए भी, इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स विद द सेम ईयर 1966 में हुआ, दैट आर अकर्ड इन 23 मार्च 1966 and there is a no date of his here, only is the 1966. ठीक है. देन वी आल्सो भी डिस्कस अबाउट द ह्यूमन राइट कमेटी. अब देखो एक चीज और है, ह्यूमन राइट कमेटी और ह्यूमन राइट काउंसिल में थोड़ा सा डिफरेंस समझना. एक बार फिर से हम एक बार पीछे जाते हैं. जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है ये तो प्रोडक्ट है यूएन चार्टर का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट चार्टर, लेट वी गो सॉरी यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर का प्रोडक्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल. ठीक है, ये बस ध्यान रखना, यूडीएचआर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का प्रोडक्ट है ये यूएनएचआरसी. ठीक है, अगर यू वर्ड हट जाए, सिर्फ ह्यूमन राइट काउंसिल, ह्यूमन राइट कमेटी आए, ओनली विद द ह्यूमन राइट कमेटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जनरल असेंबली. जनरल असेंबली द्वारा अलग से एक कमेटी बनाई जा चुकी थी जिसे हम ह्यूमन राइट कमेटी कहते हैं, जो जनरल असेंबली के जो प्रोस्पेक्टस थे ह्यूमन राइट को इन्फोर्स करने के, जो उसके अपने ऑब्जेक्ट थे जोग्राफिकल बेस और कमेटी बेस्ड पे, वो उसको इससे फुलफिल कराया करती थी. उसका था सारी यूएन की बॉडी, पर जनरल असेंबली ऑलरेडी अपनी ह्यूमन राइट कमेटी डेवलप कर चुकी थी, दैट आर इन ऑलरेडी इन हैंड. सो यूएन चार्टर ने के तहत जनरल असेंबली आई, जनरल असेंबली के तहत ह्यूमन राइट कमेटी आई, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट से यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल आई. गेट इट? एक बार फिर से थोड़ा सा समझ ले, कंफ्यूजन ना हो. सबसे पहले यूएन चार्टर आया, फिर यूएन आया, और फिर जनरल असेंबली आई, और जनरल असेंबली से ह्यूमन राइट कमेटी आई. ये वाली लाइन क्लियर? अब हम दोबारा से चलेंगे कि पहले यूएन चार्टर आया, फिर यूएन आया, फिर यहाँ पे स्टेटस ऑफ वुमेन की बात हुई, फिर हमने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट की बात करी, देन वी कम विद द यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल. ठीक है, ये इसमें कमेटी वर्ड यूज है, ये तो कमेटी है और ये काउंसिल है. ये काउंसिल जो है वो 47 मेंबर्स की है, कमेटी जो है वो 18 मेंबर्स की है. काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, कमेटी के जो मेंबर है वो 4 इयर्स के इलेक्ट होते हैं. गेट इट? और रोटेशन वाइज जो 18 मेंबर है वो रोटेशन वाइज इलेक्ट होते रहेंगे. ठीक है, चलो. Now we come with the some of the conference regarding the world conference which are occurred on the human right. 2-3 कॉन्फ्रेंस हैं जिसका हमें नाम हमेशा ही याद रखना है. फर्स्ट विद द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट इज द तेहरान. ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस थी 1968 में तेहरान में, फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पे हमने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का डिस्कशन करा. ये वो टाइम था जहाँ पे पॉलिटिकल राइट काफ़ी ज़्यादा इन्फ्रिंज हो रहे थे. पॉलिटिक्स बिकम द मोर पावरफुल इन कंपेरेटिव टू द एनी अदर ऑर्गन. तो पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती थी कि कितने आपके पास ह्यूमन राइट होंगे. तो जब पॉलिटिक्स ही डिसाइड कर रही है आपके ह्यूमन राइट की वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी का, तो व्हाई डोंट वी फर्स्ट गिव द ह्यूमन बीइंग इन द चूज ऑफ द पॉलिटिक्स. पहले हम उन्हें पॉलिटिकल राइट ही दे दे ना, राइट टू वोट दे दे. जैसे उन्हें राइट टू वोट मिलेगा ह्यूमन राइट को वो अपने आप इन्फोर्स करा लेंगे. तो डेट इज अ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन राइट और तेहरान कॉन्फ्रेंस. नेक्स्ट इज अबाउट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वियना इन 1993. आफ्टर तेहरान हमने वियना कॉन्फ्रेंस करी 1993 में. दैट आर समहाउ सिमिलर विद द तेहरान कॉन्फ्रेंस, बट वी हियर वी डिस्कस अबाउट द अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, एंड दे गिव द सो मेनी एक्शंस रिगार्डिंग द सोशो इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड इक्वालिटी. यहाँ पे हमने इक्वालिटी के बारे में बात करनी स्टार्ट करी. इक्वालिटी एंड दे प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन ऑन एवरी ग्राउंड. रेसिज्म यहाँ पे बड़े रूप में हमने देखा और बड़े रूप पे उसका प्रोहिबिशन देखा कि रेसिज्म को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करा जाएगा. ठीक है, देन वी आर कम विद द फॉर वुमेन. एक इसके बीच में जिनेवा कन्वेंशंस रहेगी है शायद यहाँ पे. आई राइट हेयर जिनेवा कन्वेंशंस.
Geneva Convention is specially made for a time to time in a so many time in 1996 and I will provide to the list. Geneva Convention की एक वो नहीं है, ये कई बार हुई, जब हम आगे भी इसमें डिस्कस करेंगे. 1996 में भी हुई, 25 में भी हुई. तो दैट आर स्पेशली, जब भी जिनेवा कन्वेंशन का नाम आए तो प्रिजनर वॉर के भी हमेशा याद रखना है. प्रिजनर वॉर और वॉर रूल्स, वॉर रूल्स के बारे में हमने जिनेवा कन्वेंशन में डिस्कशन करा और वी इम्प्लीमेंट द ऑल लॉ रिगार्डिंग द वॉर रूल्स कि भाई क्या वॉर रूल्स होने चाहिए. जो वॉर में जो प्रिजनर्स होंगे वो भाई एक्यूज तो है नहीं, वो अपनी कंट्री की सेवा कर रहे हैं, अपनी कंट्री को सर्विसेज दे रहे हैं, तो उनका हमसे कोई डायरेक्ट ऐसा एनिमी वाला नेचर तो है नहीं. तो वी हैव टू बी रिस्पेक्ट हिज बिहेवियर एंड वी हैव टू बी रिस्पेक्ट हिज देयर फीलिंग्स आल्सो. ऐसा नहीं कि वो मिला और उससे उसकी कंट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए हम उस पर 3rd डिग्री टॉर्चर करें. दैट विल नॉट बी अलाउड. एक रेपुटेटेड आर्मी कभी ऐसा नहीं करती, बिकॉज इट्स अ पार्ट, वट एवर दे आर डूइंग ओनली बिकॉज ऑफ देयर नेशन. पेट्रियोटिज्म आपका खोली अपना थोड़ी है, उसका भी तो अपना पेट्रियोटिज्म है. So that's why give the prisoners war and the war is like that कि मिलिटेंट्स पे अटैक करेंगे, सिविलियंस पे नहीं करेंगे, पहले नोटिस देंगे, क्लियर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे कि पीस बनी रहे. वॉर हम अपना लास्ट ऑप्शन समझेंगे कि भाई अब जब कुछ चीज़ नहीं बचे तब हम वॉर अडॉप्ट करेंगे. ठीक है. Last we are go with the Beijing conference in a 4th World War conference in 1995. 1995 में बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस हुई where we discuss about the status of the woman and the right of the woman, how the woman get the equality, development and peace. Three things are required. First we have to be give the equality to that women, then we have to be the support that women regarding their development, and then we go with the peace, that how they get the peace in their life. This conference is especially made for the empowerment of the woman, betterment and the social welfare of the woman. Woman is that person who have the responsibility to go forward with that nature. प्रकृति को आगे बढ़ाने की, जनरेशन को आगे ले जाने की जिम्मेदारी वुमेन पे है. तो इट इज आवर ड्यूटी टू गिव देम द इक्वालिटी, मेक डेवलप्ड विद देम एंड प्रोवाइड देम द पीस. ठीक है. So that is the viewpoint regarding the human right. What we have to be learn, we have to be read, we have to be confirm about the UN, UNHRC, UDHR, UN Human Right Committee, HRC, and there is a some of the conference, चाहे like वो जेनेवा हो या वियना हो या फिर आपकी बीजिंग कॉन्फ्रेंस हो या फिर इंटरनेशनल कॉवेनेंट हो. यू हैव टू बी क्लैरिफाई विद द डेट्स एंड देयर ऑब्जेक्ट समहाउ विद देम कि उनका क्या ऑब्जेक्ट था. बीजिंग कॉन्फ्रेंस आती है डायरेक्टली गो विद द वुमेन. वियना कॉन्फ्रेंस आती है डायरेक्टली गो विद द 1993 एंड इक्वालिटी और रेसिज्म. देन द तेहरान कॉन्फ्रेंस आती है, यू विल बी गो विद द ह्यूमन राइट. ठीक है. सिविल एंड पॉलिटिकल्स राइट. जिनेवा कॉन्फ्रेंस आती है, गो विद द रूल ऑफ वॉर. ह्यूमन राइट, जनरल असेंबली और इनके मेंबर्स, इनके टर्म्स वेरी क्लियर विद दैट. ठीक है. यहाँ पे अब हमने ह्यूमन राइट्स का वो प्रोस्पेक्ट डिस्कस करा जो यूनाइटेड नेशन के साथ चला रहा था. एनवायरमेंट लॉ में हमने ह्यूमन राइट का वो प्रोस्पेक्ट डिस्कस करा जो एक पैरेलल विद द यूनिवर्स चल रहा था कि 1215 में मैग्ना कार्टा आया, फिर हमने एवोल्यूशन देखा, फिर उसका डेवलपमेंट देखा, फिर कंट्रीज में उसकी एक्सेप्टेंस देखी. देन और इन व्हेन वी रीड द कॉन्स्टिट्यूशन वियर वी रीड द ह्यूमन राइट एज पर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया कि इंडिया ने ह्यूमन राइट्स को कैसे ट्रीट करा. गेट इट विद दैट. चलो हम आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं एंड थैंक यू विद एवरीवन.